हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागोजी यानी कि हिंदी शिक्षण शास्त्र सीटेट पेपर सितंबर 2026 के लिए है। और सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा पास कराएंगे। इसलिए कंटिन्यू वीडियो पर बने रहिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ इस वीडियो में लिया गया है। और ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिलाएंगे, इसलिए जो है आप लोग पूरा वीडियो वॉच करिए। तो चलिए आइए देखिए, हिंदी पेडागोजी का हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आकलन के बारे में सही है। तो भाषा आकलन के बारे में शिक्षार्थियों की उपलब्धि सही है, या शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन सही करना सही है, या शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना सही है, या फिर यह पता करना कि शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता ये सही है। तो देखिए कि निम्नलिखित में से भाषा आकलन के बारे में सही है, यानी कि क्या सही है। तो भाषा आकलन के बारे में शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करना सही है। सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भाषा आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का मूल्यांकन करना है, न कि केवल व्याकरणिक या अर्जित ज्ञान का परीक्षण देना है। क्योंकि भाषा आकलन एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की भाषा प्रयोग करने की क्षमता का पता लगाना है। अब ए वाले विकल्प में देखें, इसमें कहा जा रहा है शिक्षार्थियों की उपलब्धि। तो देखिए, यह केवल व्याकरणिक ज्ञान की या उपलब्धि तक सीमित नहीं है, इसलिए जो है ये सही नहीं होगा। बी देखिए, शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान का आकलन करना। तो इससे यह भी पता चलता है कि शिक्षार्थी क्या नहीं जानते, लेकिन मुख्य ध्यान उनकी भाषाई निपुणता, सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षता पर होता है। उसके बाद देखिए, सी तो सही है। डी देखिएगा, तो डी में कहा जा रहा है कि यह पता करना शिक्षार्थियों को क्या नहीं आता। तो इससे यह भी पता चलता है कि शिक्षार्थी क्या नहीं जानते, लेकिन मुख्य ध्यान उनकी भाषाई निपुणता, जैसे कि सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने की दक्षता पर होता है। और आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधारना और शिक्षार्थियों की कठिनाई को दूर करना है। इसलिए देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प यह है कि भाषा आकलन शिक्षार्थियों की भाषाई निपुणता का आकलन करता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की दक्षता में, देखिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। तो भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में क्या सही है। त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र और प्रतिपुष्टि हैं, या फिर त्रुटियां शिक्षार्थी जब भाषा का प्रयोग करते हैं तभी त्रुटियों को सुधारना चाहिए, या फिर त्रुटियां केवल शिक्षक के लिए सीखने के क्षेत्र हैं, या त्रुटियां द्वितीय भाषा में प्रथम भाषा के हस्तक्षेप का संकेत हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में त्रुटियों के विषय में सही है। तो देखिए, त्रुटियां शिक्षार्थियों तथा शिक्षक दोनों के लिए सीखने के क्षेत्र की प्रतिपुष्टि है, यानी कि पहला वाला कथन ही सही होगा आपका, क्योंकि भाषा सीखने में त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है और ये शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी प्रतिपुष्टि प्रदान करती हैं, क्योंकि त्रुटियां शिक्षार्थी की सोच और समझ को दर्शाती हैं और ये शिक्षक को बच्चों की सीखने की ज़रूरतों का पता लगाने में मदद करती हैं। जैसे कि शिक्षक त्रुटियों के आधार पर उपचारित शिक्षण की योजना बनाता है और त्रुटियां अस्थायी नहीं होती हैं, उचित विधि से उन्हें दूर भी किया जा सकता है। और ये भाषा अज्ञानता नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसलिए त्रुटियां शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों के लिए सीखने का क्षेत्र और प्रतिपुष्टि प्रदान करती हैं। अतः आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है एक भाषा शिक्षक सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देती है। शिक्षार्थियों को इस विषय पर रिपोर्ट लिखने तथा पोस्टर तैयार करने के लिए
सामाजिक विज्ञान की पुस्तक तथा इतिहास, भूगोल, संस्कृत तथा राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकें तथा दस्तावेजों को पढ़ना है। अब भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाषा अधिगम की यह प्रक्रिया सामाजिक विज्ञान में भाषा कहलाती है, या सामाजिक विज्ञान का प्रदत्त कार्य कहलाती है, या समूची पाठचर्या में भाषा कहलाती है, या भाषा लेखन का विकास कहलाती है। तो देखिएगा यहाँ पे काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम जो है तो केवल भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता, बल्कि सभी विषयों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से होता है। अब यहाँ भाषा शिक्षक क्या कह रहा है? सामाजिक विज्ञान के साथियों के साथ मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर प्रदत्त कार्य देता है। ठीक है। अब शिक्षार्थियों को इतिहास, भूगोल, संस्कृत और राजनीति की पुस्तकें पढ़कर रिपोर्ट और पोस्टर तैयार करने हैं। देखिए, इतिहास, भूगोल, संस्कृत और राजनीति से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़कर पोस्टर तैयार करने हैं। अब इस प्रक्रिया में छात्र अन्य विषयों की सामग्री पढ़ते हुए भी भाषा सीखते हैं, और भाषा सभी विषयों के शिक्षण का आधार है, और हर विषय में भाषा का अध्ययन होता है। अतः यह समूची पाठचर्या में भाषा का उदाहरण है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूची पाठचर्या में भाषा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है। इस अधिगम तकनीक को क्या कहा जाएगा? तो जब एक शिक्षार्थी नए व्याकरणिक रूपों को सीखते समय पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाता है, तो इस अधिगम को संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा, या मेटा कॉग्निटिव युक्तियाँ यानी कि परासंज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा, या आकृति आधारित अधिगम कहा जाएगा, या सहयोगात्मक अधिगम कहा जाएगा। तो देखिए कि जब एक शिक्षार्थी, पहली बात, संज्ञानात्मक युक्तियाँ भाषा सीखने में सचेत प्रयास होती हैं, और यह अधिगम तकनीकी यानी कि संज्ञानात्मक युक्तियाँ कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज पर आधारित है, जिससे शिक्षार्थी पहले से ज्ञात व्याकरणिक नियमों का उपयोग करके नए रूपों को समझता है और आत्मसात करता है। क्योंकि देखिए, पहली बात में ये कहा जा रहा है कि संज्ञानात्मक युक्तियाँ भाषा सीखने में सचेत प्रयास होते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये व्याकरण के नियमों को अर्थपूर्ण अभ्यास और रचनात्मकता से जोड़ती हैं, और तीसरी बात यह है, नॉन चॉम्स्की के अनुसार 1960 के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार यह आदत निर्माण के विपरीत नियमों की समझ पर जोर देती है। और चौथी बात देखिए, तो चौथी बात दिए गए उदाहरण में शिक्षार्थी पुराने नियमों को आधार बनाकर क्या कहा जा रहा है, व्याकरणिक रूपों को सीखते हैं, और पहले से सीखे हुए व्याकरणिक नियमों को आधार बनाते हैं, यानी कि पुराने नियमों को आधार बनाकर नए व्याकरणिक रूप सीखता है, और यह सीधे संज्ञानात्मक युक्तियों का प्रयोग है। और पांचवी बात क्या है? तो पांचवी बात देखिए, मेटा कॉग्निटिव, स्वयं की सोच पर नियंत्रण, आकृति आधारित पैटर्न पहचान, सहयोगात्मक, देखिएगा यहाँ पे सारे ऑप्शन, मेटा कॉग्निटिव युक्तियाँ यानी कि परासंज्ञानात्मक युक्तियाँ। उसके बाद देखिए अगला वाला ऑप्शन, आकृति आधारित अधिगम। तो आकृति आधारित अधिगम यानी कि पैटर्न की पहचान, और सहयोगात्मक अधिगम यानी कि समूह में सीखना, तो यह लागू नहीं होता। इस अधिगम तकनीक को संज्ञानात्मक युक्तियाँ कहा जाएगा। इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम देखेंगे अगला वाला क्वेश्चन। देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है, एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है। अब वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है। अब शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास है। तो जब एक शिक्षार्थी सीमित समझ के साथ एक पठन सामग्री को पढ़ पाती है, और वह पठन सामग्री को बहुत अच्छी तरह पढ़ पाती है तथा अवबोधन कार्य को अपने बड़े भाई की सहायता से करती है,
कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि शिक्षण अधिगम का यह अभ्यास क्या है, तो कोचिंग है या फिर ट्यूटरिंग है या फिर सहारा मिलना है या परिकल्पना निवेश है। तो देखिए कि यह अभ्यास वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सहारा यानी कि इसके फोल्डिंग पर आधारित है। सहारा का अर्थ है जब किसी अधिक जानकार व्यक्ति द्वारा अस्थायी सहायता देना और जिसे धीरे धीरे बाद में हटा दिया जाता है। जब शिक्षार्थी पढ़ने में सीमित समझ रखती है, ठीक है, कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी पढ़ने में सीमित समझ रखती है लेकिन वह अपने बड़े भाई की सहायता से अवबोधन कार्य कर पाती है और यहाँ बड़ा भाई अधिक जानकार की भूमिका निभाता है। वह आवश्यक सहारा देता है जिससे शिक्षार्थी कठिन सामग्री को समझ पाती है और धीरे धीरे यह सहारा कम होता जाता है और शिक्षार्थी जो होता है तो वो स्वतंत्र हो जाता है और यह प्रक्रिया होता है सहारा मिलना, यानी कि इसे हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग कहलाती है और यह शिक्षण अधिगम का एक प्रभावी अभ्यास है। इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहारा मिलना। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, डाट डाट है। तो वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, तो वह व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है या अर्थ ग्रहण करने के लिए भाषा सीखने का कार्य है या व्याकरण सीखने के लिए संरचनात्मक कार्य है या कार्य विधिक व्याकरण सीखना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि वह कार्य जो शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों से जुड़ने, अर्थ निकालने तथा प्रयोग करने में सहायता करता है, तो वह व्याकरण सीखने में संप्रेषणात्मक कार्य है, क्योंकि यह कार्य भाषा सीखने में संप्रेषणात्मक और कार्यात्मक दृष्टिकोण को जोड़ता है और जिससे शिक्षार्थी शब्दों के रूप, अर्थ और प्रयोग को जोड़ पाते हैं। अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण का मुख्य लक्ष्य संचार क्षमता विकसित करना है और संप्रेषणात्मक दृष्टिकोण प्राकृतिक वातावरण में वास्तविक संवाद पर जोर देता है और कार्यात्मक दृष्टिकोण, तो कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है ये भाषा के अर्थ, उपयोग और कार्य को महत्व देते हैं और दोनों के सम्मिलन से यानी दोनों के मिलने से बने कार्य शिक्षार्थियों को शब्दों की आकृतियों को समझने, उनसे अर्थ निकालने और उन्हें व्यवहार में प्रयोग करने में सहायता करते हैं और यह कार्य सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को क्रमशः विकसित करते हैं। इसलिए देखिए यह व्याकरण सीखने का एक संप्रेषणात्मक कार्य है। अतः आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन व्याकरणिक इकाइयों को नियम की तरह प्रस्तुत करना और पृथक रूप से प्रयोग करने के लिए बार बार अभ्यास करना। सेकंड है कि व्याकरण भाषा को संदर्भ में प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों के संज्ञान में लाना व प्रयोग करने के योग्य बनाना तथा बाद में उनका ध्यान इसके नियमों की ओर दिलाना। थर्ड है कि व्याकरण पुस्तक अथवा अभ्यास पुस्तिका से व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों को हल करने के लिए अभ्यास कार्य देना। उसके बाद फोर्थ है कि व्याकरण से जुड़े प्रश्न पठन सामग्री अथवा किसी वृत्तांत से लिए जाते हैं और अभ्यास द्वारा सीखे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण सीखने में सचेतनता में वृद्धि करने वाली रणनीति है। तो व्याकरण को संदर्भ में पढ़ना शिक्षार्थियों को भाषा के नियमों के प्रति सचेत करता है और उन्हें अर्थपूर्ण यानी कि उपयोग में सक्षम बनाता है, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार व्याकरण को संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि भाषा को पहले सार्थक स्थितियों में प्रस्तुत किया जाए, फिर उसके नियमों पर ध्यान दिलाया जाए। इससे शिक्षार्थी भाषा के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनते हैं और ऑप्शन भी यही बताता है। देखिए कि पहले संदर्भ में प्रस्तुत करना, फिर नियमों की ओर ध्यान दिलाना।
इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विश्वास है? बच्चे कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये है। या फिर नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखिएगा कि भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है। थर्ड है कि सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखिएगा कि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। तो कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास डॉट डॉट है। तो देखिए कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का जो विश्वास है तो वह है बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। क्योंकि देखिए रचनावाद जो है तो एक अधिगम सिद्धांत है जिसमें बच्चे स्वयं अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान निर्मित करते हैं। और रचनावाद के अनुसार शिक्षार्थी निष्क्रिय नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षार्थी जो होते हैं वो सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और यह सिद्धांत मानता है कि सीखना तब सार्थक होता है जब बच्चे नई जानकारी को अपने पहले से मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं और बच्चे वातावरण से अंतःक्रिया करके अपने अनुभवों को समझते हैं और उन्हीं के आधार पर वे नई चीज़ सीखते हैं। अतः देखिए रचनावाद में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने पर जोर दिया जाता है। अतः आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।